वालेकुम। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है। तो कल हम लोगों ने कुछ इदारे कैसे बने हैं समझा। जो रिक्शे वाली कहानी थी वो 100% सच्ची थी। जो आईफेक वाली कहानी थी वो भी 100% सच्ची थी। आईके वाली कहानी में शायद हल्का फुल्का बीच में कहीं थोड़ी सी आमेजिश हो गई हो जज्बात की, तो वो जो कहानी सुनाई थी उसका किसी हकीकी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नो इंस्टीट्यूशन वॉज हार्म ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दैट लेक्चर। तो जस्ट बताया ये था कि समटाइम एक बड़ा प्रोफेशनल इदारा भी बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ होता है। तो वो इदारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक बड़ा प्रिविलेज वाला इदारा है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रन कर रहे हैं, दैट वाज इनिशियली बिल्ड बाय अ बैच ऑफ हेले कॉलेज, जो कि बीकॉम का एक बैच था। और उस ज़माने में बीकॉम भी प्रिविलेज चीज़ था। तो आप जो है ना वो ये मत फील करें कि हमारा इदारा जो है बीकॉम वालों ने बनाया और अब हम बीकॉम वालों को कुछ समझते ही नहीं है। तो इंसानों की हमेशा जो है ना इज़्ज़त करनी चाहिए। तो अब आपको कोई बीकॉम वाला नज़र आए तो आपने उसके साथ उस तरह से उसको नहीं देखना, ठीक है। कोई पता नहीं वो कल को कोई और इदारा बना दें, ठीक है। हाँ, वो एंसेस्टर्स हैं। तो हमने इदारे समझे, उसके बाद हम अपने असल मुद्दे की तरफ आए। अगर हम डायरेक्ट कहते हैं कि आईफेक इदारा होता है, ईएसबी होता है, उसके ये मकासद हैं, तो लेक्चर बड़ा बोरिंग सा हो जाता। लेकिन कल वो सारी जानकारी जानने के बाद फिर हमें पता लगा कि क्या है, याद या जहन में तो उतना ही रखना जितना किताब में लिखा है। लेकिन आईफेक क्या हमें समझ आ रहा है? आईफेक का बेसिक असल मकसद क्या है फिर? अकाउंटेंट्स को सिंक करना। अलग अलग मुल्कों में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना चलें, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग ऑडिट स्टैंडर्ड ना चलें। बेसिकली इन्होंने बहुत पहले, ये 1974 वगैरह के आसपास, इन्होंने एक साजिश की दुनिया में अकाउंटेंट्स की वर्थ बढ़ाने की। अकाउंटिंग साइंस नहीं मानी जाती थी। अकाउंटिंग सेठ कहता था ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, अब कैलकुलेटर चलाने के लिए चलो मैं कोई मुंशी रख लूँ। तो अकाउंट्स में कभी भी साइंस नहीं था। इन्होंने पहले अकाउंटिंग को मुश्किल किया, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए, अकाउंटिंग की कन्वेंशंस बनाई, फिर इदारों को बताया कि आप इनको नहीं फॉलो करोगे तो बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। फिर लोगों को समझाया कि ऑडिट बड़ा ज़रूरी होता है, फिर ऑडिट के स्टैंडर्ड्स बनाए। तो आज ऑडिट भी एक साइंस बन चुका है और अकाउंट्स भी एक साइंस बन चुके हैं। अब वो एक ऐसी चीज़ बन चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनलिस्ट होते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है, लेकिन आम आदमी बन के जब वो IFRS 16 को जब देखता है या 15 को देखता है तो उसको कुछ नहीं समझ आता। पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड होता था, सेल हो गई रेवेन्यू रिकॉर्ड। अब वो कहता नहीं, अब आपने IFRS के मुताबिक पहले देखना है कंडीशंस क्या थी, वो वाली ऑब्लिगेशन मीट हुई या नहीं हुई, उससे रिलेटेड ये चीज़ पूरी हुई या नहीं हुई। अब आपने अगर लीज़ की भी अकाउंटिंग करनी है तो कोई अजीब अजीब तरह के बेतहाशा डिस्क्लोजर डाल देने हैं। तो अकाउंटिंग को पहले साइंस बनाया, फिर अपने ही एक बोर्ड के थ्रू ऑडिट को एक साइंस बना दिया। तो इस आईफेक इदारे को हमेशा दुआ देते रहिएगा, इसने आप लोगों की रोज़ी रोटी के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। अब पूरी दुनिया अकाउंटिंग को एक साइंस समझती भी है, अकाउंटेंट्स को अच्छे पैसे भी देती है और ऑडिटर्स को भी अच्छे पैसे देती है। तो आईफेक का जब भी अगराज़ व मकासद लिखें, कहीं इसने अकाउंटेंट्स के लिए काम किया, उनकी एजुकेशन पे काम किया, स्टैंडर्ड्स पे काम किया, स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज़ किया, अकाउंटेंट्स को हार्मोनाइज़ किया। हार्मोनाइज मतलब उसमें सिमिलैरिटी लेके आए, उनको एक जैसे पॉइंट पे लाके खड़ा किया। और इसने इस प्रोफेशन की तरवीज की है और लोगों में सेंस डेवलप की है कि अकाउंटेंसी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है और इसके बगैर इदारे आगे नहीं जा सकते। तो आईफेक के अगराज़ व मकासद में कोई सवाल? फिर आईफेक के अंदर थे 4 तरह के बोर्ड। एक एथिक्स के बारे में था, एक एजुकेशन के बारे में था, एक ऑडिट अश्योरेंस के बारे में था, एक पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के बारे में। इन चारों के नाम में कोई कन्फ्यूजन? चूँकि इनके काम हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इनके नाम। इनमें से एक का डिटेल काम हमारे सिलेबस में, IAASB, ये इसका क्या मतलब होता है भला? इंटरनेशनल ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये सिर्फ ऑडिट और अश्योरेंस के एरिया पे काम करते हैं। अब इनके बाकी अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ये इस पे काम करते हैं। तो IASB ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड बनाता है। ये स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं आपने कल असली प्रोसेस किताब में लिखा हुआ देखा। मैंने जो आपको बताया था हो सकता है उसमें कोई आमेजिश हो, वैसे जेन्युइनली प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन जहन में वो रखना है जो किताब में। तो चालाकी ऐसी है कि जिससे सारे मुल्क इन्वॉल्व भी हो जाते हैं और किसी को पता ही नहीं लगता कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, सारी मेहनत ये सारे लोगों ने आपस में खुद ही की है। तो स्टैंडर्ड कैसे बनता है भला? सबसे पहले क्या होता है?
एक ड्राफ्ट उनकी तरफ से आता है, फिर वो ड्राफ्ट कैसे भेजा जाता है, मेंबर बॉडीज़, कंट्रीज़ वगैरह को भेजा जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो अपने अपने कमेंट्स देते हैं। फिर वो कमेंट्स जब इकट्ठे होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी बेस पे चेंज करके एक थोड़ा सा सेमीफाइनल किस्म का ड्राफ्ट बनाते हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके ऊपर दोबारा हल्के हल्के से राय लेते हैं, उसकी अप्रूवल होती है, फाइनल करते हैं और फिर दुनिया में एक स्टैंडर्ड इशू हो जाता है। ये प्रोसेस समझ आ रहा है? IESB के अंडर 5 तरह के स्टैंडर्ड्स आते हैं, 5 स्टैंडर्ड्स ये बनाते हैं। सबसे पहले एक ऐसा बच्चा जो इन 5 स्टैंडर्ड्स के सिर्फ वो एब्रीविएशन, वो जो नहीं ISA या इस तरह से वो 5 एब्रीविएशन बता सके। हाँ जी, नहीं मतलब लोगों से नहीं पूछते, ये नहीं पूछते कि वो बता सकते हैं नहीं बता सकते, ये अजम्पशन लेते हैं कि वो बता सकते होंगे। वेरी गुड। शिकार की तलाश, वो 5 तरह के स्टैंडर्ड्स कौन से? यहाँ एक भाई होते थे, ये ठीक है जी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज ISRS, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ISQC। ठीक, और ISQC के बारे में बस जहन में रखना है कि ये प्रैक्टिकली अब एग्जिस्ट नहीं करते, ये ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन किताब में अभी जो है वो मौजूद हैं। ये जो नई स्कीम के सिलेबस के ऊपर जैसे कमेंट्स वगैरह आई कैप ले रहा होता है, तो उधर मैंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि बच्चों को पुरानी बातें पढ़ाना छोड़ दें, दुनिया काफ़ी आगे जा चुकी है। हम अभी कोड ऑफ एथिक्स का 2019 वर्जन देख रहे हैं, इस वक्त 2022 का अपडेटेड 2024 की चेंजेस समेत एडिशन आ चुका हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जल्द से जल्द अपडेट हो जाएंगे। और आप लोगों को तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने बस पेपर देने आगे निकल जाना इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने ये देखा कि 5 तरह के स्टैंडर्ड हैं और भाई ने बहुत खूबसूरती से पांचों के सब नाम बता दिए। ये ISA में जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं, ये ऑडिट के बारे में गाइडेंस देते हैं, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये हिस्टोरिकल क्या चीज़ है? पिछला जो गुजर चुका है, यानी कि जो अकाउंट्स रिकॉर्ड हो चुके होते हैं उनको हिस्टोरिकल कहते हैं, और जो अभी प्लान हो रहे होते हैं, बजट हो रहे होते हैं, फोरकास्ट हो रहे होते हैं, उनको प्रोजेक्टेड या फोरकास्टेड या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ऑडिट प्रोस्पेक्ट्स का नहीं होता, ऑडिट जो गुजर गया उस इंफॉर्मेशन का होता है। रिव्यू वाले हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, तो एश्योरेंस वाले क्या गाइड करते हैं? अदर देन ऑडिट और रिव्यू जो भी किस्म की एश्योरेंस की असाइनमेंट होगी उसके बारे में गाइडेंस मिलेगी हमें ISAE से। ये जो ISAs है ना, ये 1000 सीरीज़ कहलाती है। इसके नंबर होते हैं 200, 300, 210, 320, 400, 450, 500, इस तरह से करके ये चल रहे होते हैं। यानी कि इसमें आखिरी सीरीज़ आती है 800, 805, 810। जब रिव्यू वाली की तरफ आते हैं तो वो 2000 सीरीज़ है, 2400, 2410 इस तरह से चल रहे हैं। एश्योरेंस वाली 3000 सीरीज़ है, ISAE 3000, 3400, 3401 इस तरह से सीरीज़ चल रही होती है। ISRS 4000 सीरीज़ है, 4400, 4410। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, अगर कभी आपकी नज़र से कोई ओरिजिनल स्टैंडर्ड गुजरे तो आप परेशान ना हो। तो ये अलग अलग सीरीज़ में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग तरह के एरिया को, और उसके मुताबिक बनाते हैं। ISQC सिंपल नंबर से शुरू होता था, ISQC 1 था, जो ख़त्म हो गया, और अब ISQM 1 और 2 है। उन्हें लग रहा है कि क्वालिटी के ऊपर वो कोई बहुत ज़्यादा सैकड़ों स्टैंडर्ड नहीं बना सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने उसकी नंबरिंग 1-2 टाइप रखी है। तो गालबन 8-10 तक जाके उनकी बस हो जाए अगले 25-30 साल में, कि बस ठीक है कि हाँ काफ़ी काम हो गया। तो ये 5 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें जो RS है, रिलेटेड सर्विस, ये रिलेटेड सर्विस क्या चीज़ है? रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं? कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। 2 तरह की असाइनमेंट्स इसमें हैं। यानी ये ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू नहीं है, आपने किसी का बनाया हुआ डाटा चेक नहीं करना, आपने खुद से कुछ करना है। तो कंपाइलेशन में आप एक डाटा आपको मिलता है और आप उसको जोड़ के कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। यानी ट्रायल से अकाउंट्स बना दिया, कंपाइलेशन है। 4 अकाउंट्स को कंसोलिडेट कर दिया, कंपाइलेशन है। डाटा लेके टैक्स रिटर्न बना दी, कंपाइलेशन है। बहुत सारी ब्रांचेस की वर्किंग बना दी, कंपाइलेशन है। फिर एक दूसरा होता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जिसको मैंने कहा था फरमाइशी प्रोग्राम। उसमें क्लाइंट ऑडिटर से एज ऑडिटर डील नहीं करता, वो कहता है आपकी अकाउंटिंग की स्किल है, मुझे आपसे अकाउंटिंग का काम करवाना है, मेरा ये चीज़ टैली नहीं हो रही, ये टैली कर दें।
ये मेरा एक अजीबोगरीब सा मसला आया हुआ है इस एरिया में, ये ज़रा ढूंढ दें। तो फैक्ट फाइंडिंग, रिकन्सिलिएशन और इस तरह के कोई भी काम जो हमसे हमारी अकाउंटिंग सर्विसेज का कोई भी काम लिया जाए, हम उसको कह सकते हैं वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हैं। आप जब फर्म में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ऑडिट इज़ वन ऑफ द सर्विस जो फर्म वाले दे रहे हैं। चूँकि फर्म के पास HR होता है काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत सारी दुनिया को अपनी बहुत सारी जो असाइनमेंट्स करनी होती हैं वो ऑडिट फर्म के ज़िम्मे लगाते हैं। और कई दफ़ा वो ऐसी अजीब सी मज़ाक़ा खेज़ सी असाइनमेंट होती हैं। हम अपने एक कुलीग का मजाक उड़ाते थे, उसकी फर्म को असाइनमेंट मिली थी कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की कुछ बसेस चलती थी, तो उसने रैंडमली हर दिन 3 से 4 बसों में घुसना होता था और देखना होता था कि कितने लोगों के पास टिकट है। तो वहाँ पे फिर हम उसका मजाक उड़ाते थे कि ये जो है ना जाके किसी से चपेट खा के आ गया, कोई जो है इस तरह से करके। तो आप ऑडिट फर्म में हैं, लेकिन आपको काम क्या मिला है, बस में जाके देखो लोगों के पास टिकटें हैं या नहीं। मुझे एक असाइनमेंट मिली, पता नहीं कितने 100 गाँव में जाना था हमने। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर लिए हुए थे एक गवर्नमेंट बैंक से लीज पे, तो वो पैसे नहीं उनको देते थे, उनको डायरेक्ट ट्रैक्टर ख़रीद के देते थे। उन्हें होता था पैसे देंगे तो पैसे खा जाएंगे। तो अब बैंक को शक ये था कि उन्होंने ट्रैक्टर के नाम पे हमसे लोन लिया और ट्रैक्टर बेच बूझ के पैसे खा गए। तो असाइनमेंट ये थी कि इन लोगों ने जिन्होंने इतने इतने साल पहले हमसे ट्रैक्टर के लोन लिया है, आपने इनके प्रेमिसेस में जाना है, जाके देखना है क्या वहाँ ट्रैक्टर है, फिर देखना है उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो उसके कागजात बैंक के पास पड़े हुए हैं उसके साथ मैच करता है या नहीं करता। और फिर उनसे पूछना है कि बैंक की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो है वो आपका क्या प्लान है, और आप अगर डिले कर रहे हैं तो ऐसी क्या मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आप डिले कर रहे हैं। अब सोचें एक बंदे के गाँव में उसके सारे हामी बैठे हुए हैं और आप एन सेंटर में उनकी चारपाई पे बैठ के उनसे कहें भाईजान लोन क्यों नहीं देंगे, या उनसे जाके कहेंगे जी ट्रैक्टर चेक करना होगा कि क्यों, होगा जी हमें शक है आपने बेच के ना खा लिया हो। तो बड़ा मज़ेदार से अच्छा उनको बताए बगैर पहुंचना है। अब पहुंचते थे, वो साहब कहें जी वो तो एक शादी पे गए हुए 2 महीने से दूसरे शहर। अच्छा जी किसी साहब के पास पहुंचे, वो कहते हैं वो घर थोड़ी होंगे, वो तो खेत में होंगे। अब वो जनाब खेतों में चले गए जहां वो काम कर रहे हैं। उनसे जाके पूछा ट्रैक्टर, होने का ट्रैक्टर मेरे एक दोस्त को दूसरे गांव में ज़रूरत थी, वो मांग के लेके गया हुआ है, अब वो दूसरे गांव जा रहे हैं। और फिर ये भी शक होता है कि इसने बेच दी और अमीन कह रहा है कि ज़रूरत के तौर पर वो किया था। तो पढ़ा है आपने अकाउंटिंग, समझा है आपने ऑडिट, और देख रहे हैं आप इंजन नंबर और चेसिस नंबर ट्रैक्टर्स के। तो ये फर्म्स जब चूंकि ये HR बेस्ड फर्म्स हैं तो इनको किसी भी किस्म का काम मिल सकता है। तो आप हमेशा ऑडिट रिव्यूज एंड में ना रखें। ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर था कि उन्होंने जो तय कर लिया, फरमाइशी प्रोग्राम उन्होंने कह दिया मैं आपसे ये सर्विस चाहिए, वो सर्विस दे दी। तो कई दफ़ा लोग हमसे अपनी प्लानिंग करवाते हैं, अपने बिजनेस प्लान्स बनवाते हैं, अपने फिजिबिलिटीज़ बनवाते हैं, अपने HR की रिकन्सिलिएशन करते हैं। एक जगह हमें मिला था कि इसी तरह से एक बैंक ने अपना HR मैनुअल बनाना था। उनके पास HR का मैनुअल नहीं था और दुनिया के सारे इंटरनेशनल बैंकों के पास HR मैनुअल होता है। तो उन्होंने आके हमें कहा कि आप लोग हमें HR मैनुअल लिख के दें। अकाउंटिंग और ऑडिट फर्म को कहा कि आप HR मैनुअल हमें लिख के दें। तो हम अचानक से उस रोल में उतर गए। फिर दुनिया में सर्च की बैंकों के मैनुअल कितने होते हैं, फिर 700-800 सफ़े के मैनुअल डाउनलोड किए, फिर उनको पढ़ते थे, फिर इनका वो मैनुअल बना के देते थे, फिर उसमें प्रॉब्लम देखते थे। तो 6-7 महीने तक ये असाइनमेंट चलती रही और एंड पे उस बैंक को एक HR का मैनुअल बना के दिया। तो आपकी स्किल हर जगह इस्तेमाल होंगी। जब आप फर्म में जाएंगे तो आप हर तरह का काम करने के लिए तैयार होंगे, जिससे आपके अंदर की डिफरेंट तरह की स्किल्स, कंपोजिशन करने वाली, पूछने वाली, कॉन्फिडेंस वाली, घूमने फिरने वाली, खाना खाने वाली, सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तो ये रिलेटेड सर्विसेज जो है ना, इसका मतलब है ऑडिट और रिव्यू से हट के दुनिया में कोई भी काम आपको दे दें तो आप कह देंगे ये जी हमारा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है। इन पाँचों में कोई कन्फ्यूजन। फिर एक स्टैंडर्ड में टिपिकली जो बातें होती हैं बस फजूल सी एक डिस्कशन है, इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन होता है, कुछ ध्यान वाली बातें होती हैं, कुछ समझने वाली बातें होती हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन। फिर प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स का जिक्र था कि कभी कभी समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको गाइड कर रही होती हैं कि ऐसे करो वैसे करो। जितना आपने गुज़िश्ता दिन पढ़ा उसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कहीं कोई चीज़ जो नहीं समझ आ रही। स्टैंडर्ड्स के नीचे 2 लाइंस लिखी हुई हैं, टेबल के नीचे 2 लाइंस लिखी हुई हैं।
द IAASB प्रोनाउंसमेंट्स, ये जो ऊपर हमारे जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये जो इन्होंने इशू किया इसको हम कहते हैं इनकी प्रोनाउंसमेंट्स। ये जो ऊपर के स्टैंडर्ड्स हैं, डू नॉट ओवरराइड लोकल लॉ और रेगुलेशन, ये लोकल लॉ को ओवरराइड नहीं करते। फर्ज करें ISA में बात लिखी है ये काम ऐसे करो, ISA में लिखा है आपको अगर शक है कि उस लोकेशन में इन्वेंट्री पड़ी है या नहीं तो जाओ और फिजिकली जाके देख लो, ये इन्होंने कहा। आप चलते चलते फिजिकली पहुंचे तो सामने कंटेनर लगा हुआ था, आपने कहा जी ये क्या है, गवर्नमेंट ने कहा जी इस्लामाबाद में दाखिले के रास्ते हमने बंद कर दिए हैं, कानून की दफ़ा 144 लगा दी है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि स्टैंडर्ड में लिखा है कि जाके आंखों से देखो, वो जो सामने वाले अंकल हैं वो स्टैंडर्ड ज़्यादा भारी हैं, उनकी सुननी है और वापस आ जाना है और आके शर्मिंदा होकर लिख देना है कि हाँ हम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सके। तो कह रहे हैं, वो बताना ही चाह रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड दे दिए हैं लेकिन दिल पे नहीं लेना, अपने मुल्क के लॉ से पंगा नहीं ले लेना। तो ये स्टैंडर्ड कभी भी लोकल लॉ को, आप जिस जुरिस्डिक्शन में हैं, लोकल लॉ या रेगुलेशन को ये ओवरराइड नहीं करते। जब भी लोकल लॉ का हमसे क्लैश आए आपने लोकल लॉ को फॉलो करना है। इफ़ लोकल लॉ रेगुलेशन डिफर फ्रॉम और कन्फ्लिक्ट विद IASB के स्टैंडर्ड, अगर लोकल लॉ हमसे फ़र्क हो या हमसे क्लैश में हो तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड नॉट स्टेट दैट ही हैज़ कंप्लाइड विद IASB स्टैंडर्ड। तो फिर जब क्लैश है तो सुननी तो उनकी है, लेकिन फिर ये लिखना नहीं है कि मैंने IASB को फॉलो किया, आपने कह देना है कि IASB के ये स्टैंडर्ड की ये बात मैं फॉलो नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि पी जाने के लॉ ने मना कर दिया था चलो ठीक है इन्हें भी नहीं बताते, आपने ये बात अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखनी है कि हम ये रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो कर सके क्योंकि लोकल लॉ के साथ हमारा क्लैश आ गया था। तो लॉ और स्टैंडर्ड्स की जंग में हमेशा कौन जीतेगा? लॉ। और जब लॉ जीतेगा तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने स्टैंडर्ड फॉलो किया, आप बताएंगे कि आपने कौन सा स्टैंडर्ड किस वजह से फॉलो नहीं किया। क्लियर जी? इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, कोई सवाल? सब क्लियर है? चलें आगे। ये लें आगे चलते हैं। आज का टारगेट छोटी छोटी सी बातें, थोड़ी थोड़ी सी बातें, थोड़ी थोड़ी सी बातों में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट पे। ऑडिट करते हुए हमने कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में नॉर्मली डिवाइड करते हैं। एक कंपनीज एक्ट में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अगर आप देखें तो वो पहले एक दो टॉपिक के बाद एक पोर्शन शुरू हो जाता है कंपनी लॉ वाला, हम उसको स्किप करके थोड़ा सा आगे आए जहां वो ख़त्म होता था अगले यूनिट से। ये हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट है। ICAP ऑडिट में सबसे टेक्निकल सवाल यहाँ से पूछता है। ये एरिया उसने ताड़ा हुआ है कि उसने सेक्शंस को गोल घुमा के आपको इतना मुश्किल सा सवाल देना है कि एक दफ़ा लग समझ जाए आपको। तो हमने नेक्स्ट पूरा वीक उस वाले एरिया के ऊपर इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करते रहना है। अभी अब हम जो उस एरिया को क्रॉस करने के बाद जो पोर्शन है बस उसके क्लोजर की तरफ आ रहे हैं। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट। ऑडिटर ने हमेशा प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना है। ऑडिटर ने प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है। ये क्या चीज होती है प्रोफेशनल जजमेंट? हम ये नहीं कह रहे पर्सनल ओपिनियन यूज करना है, हम कह रहे हैं प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है। जी, जहाँ स्टैंडर्ड्स वगैरह यूज ना हो रहे हो, आपने अपनी प्रोफेशन ने जो आपको समझ बूझ दी है आपने उसका फ़ायदा उठाना है। आप एक प्रोफेशन में, आपने एजुकेशन हासिल की है, आपने क्लासें पढ़ी हुई हैं, आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, आपने इम्तिहान दिए हुए हैं, आप फर्म में रहे हैं, आपने फर्म में बहुत सारा काम किया, आपने दुनिया देखी है, समझी है, तो आपकी एक प्रोफेशनल जजमेंट बन चुकी है। तो कुछ जगह जहाँ एविडेंस आपके पास ना हो वहाँ आप यूज़ करेंगे अपना एक्सपीरियंस, वहाँ यूज़ करेंगे अपने प्रोफेशन की दी हुई जो ट्रेनिंग है, उसकी वजह से जो आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो गया आप उसको यूज़ करेंगे। फिर आप चलते चलते क्लाइंट के पास पहुँचे, आपने कहा AC की यूज़फुल लाइफ क्या है? उन्होंने कहा 40 साल। अब 40 साल बाद ही पता लग सकेगा कि उनका क्लेम सही है या नहीं। लेकिन क्या आप इस दुनिया में नहीं रहते? क्या आपने उस जैसे और AC नहीं देखे हुए? क्या आपको ये नहीं पता कि AC औसतन कितनी ज़िंदगी रखते हैं? तो जब आप कहेंगे कि इस AC की यूज़फुल लाइफ क्या है और वो कहेंगे 40 साल, तो शायद एविडेंस से तो आपको नहीं पता लग रहा, शायद कागज़ से भी नहीं पता लग रहा, शायद आप इतना इंतज़ार करके भी नहीं जानना चाह रहे। तो ऐसे में आप क्या यूज़ करेंगे? अपनी प्रोफेशनल जजमेंट। आप कहेंगे भाई मुझे भी इतना अरसा हो गया है, मुझे भी इतनी समझ है, मैंने भी इतनी दुनिया देखी है, मैं भी इतनी कंपनियों को ऑडिट करके आ रहा हूँ। ज़्यादातर जगह पे एक AC की यूज़फुल लाइफ 10 से 15 साल के दरमियान होती है। बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग AC हो तो 15 साल, और ये आजकल के नए दौर के जो टूटे भज्जे AC आ रहे हैं 10 साल।
तो ऐसे में आपने उनके 40 साल के एसी को फ़ौरन से उठा के कचरे में फेंक दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये ऐसे ही है जैसे रिज़ल्ट वाले दिन ना कुछ लोग जज्बाती होके आके मिलते हैं टीचर से कि सर मशवरा चाहिए। हाँ जी क्या सर, मैंने 2 पेपर दिए थे, दोनों रह गए। मैं तो चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा थोड़ी सी बेहतरी होगी। सर मैं सोच रहा हूँ 4 पेपर दे दूँ। भाई तुमने अभी 2 पेपर दिए, दोनों रह गए, तुमसे 2 नहीं पास हुए, तो ये एकदम से ये 4 कहाँ से आए? तो सर वो जो 2 रह गए हैं वो तो मुझे आते हैं। तो मैं कहता हूँ 1 मिनट पहले ज़रा इस जुमले पे बहस कर लेते हैं, अगर तुम्हें आते हैं तो वो पास क्यों नहीं है? नहीं सर वो तो तैयारी तो मेरी पूरी थी। मैं नंबर कितने हैं? सर एक में 18 हैं, एक में 22। तो मैं बड़ी देर तक उसे समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चे को कि तुम जो अपने बारे में गुमान रख रहे हो वो थोड़ा सा गलत है। अब बच्चे के लिए ज़िंदगी में पहला इवेंट है, उसका पहली दफ़ा 2 पेपर रह गए हैं और उसको अपने ऊपर गुमान भी बहुत है और वो कहता है मैं आग लगा दूंगा रिजल्ट के बाद 1 हफ्ता। तो वो खामखा इमोशनल और मोटिवेटेड रहता है। उसे लगता है माजी की गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, मेरे अंदर से चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाएंगी और मैं आग लगा दूंगा। अच्छा, उसके ऊपर ज़िंदगी में पहली दफ़ा इवेंट आया है। मैं हज़ारों ऐसे बच्चों के इसी तरह के जज्बाती स्टेटमेंट और 4 महीने बाद सर झुका के सामने बैठे हुए दोबारा देख चुका होता हूँ कि सर आपने सही कहा था, ज़्यादा पेपर ना उठाएं। तो अब जब वो कहेगा सर मुझे मशवरा दे मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मुझे थोड़ी पता है बच्चा कितना कैपेबल है। मैं तो नहीं बच्चे को जानता, मुझे नहीं पता जो ये कह रहा है वो कर दिखाने की कल्पना रखता है या नहीं रखता। लेकिन मैंने इस जैसे सैकड़ों हज़ारों लोगों को इतना ही जज्बाती हो के बाद में ज़लील होते भी देखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट मैं कहूँगा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके 3 पेपर देना भी मुझे मुश्किल लग रहा है, आप 4 की बात कर रहे हो। मेरी जजमेंट ये कह रही है कि आप मुश्किल में आ जाओगे जब आप 4 पेपर उठाओगे और चारों की चारों रह जाएंगे। तो बच्चा एकदम से ना नाराज़ हो जाता है कि सर आपने कह दिया पेपर रह जाएंगे, ये क्या है, टीचर तो बड़ा अच्छा सोचते हैं। मैं कहा मैं बहुत ओवर ऑप्टिमिस्ट तो नहीं हो सकता ना। हो सका नहीं सर मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है 90% लोगों के बारे में ये राय है, अगर तुम्हें लगता है तुम बहुत मेहनती इंसान हो, फलाना इस तरह से हो, सर मैं 4 पेपर बहुत अच्छे साथ लेके चल सकता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है चलो एक काम कर लो, 2 महीने तक 2 पेपर अच्छे पढ़ते रहो, 2 महीने के बाद वो 2 तो तुम्हारे मैक्सिमम कवर हो गए होंगे ना। अगर वाकई मैक्सिमम कवर हो गए तो 2 और उठा लेना। रादर दिन आज जज्बाती हो जाओ और सेशन के आखिरी महीने में 4 में से 2 ड्रॉप कर दो, 1 पेपर वाले वीक में छोड़ दो और 1 में बीमार हो जाओ। अब ये सारी बातें जो मैंने की ना, मैंने फ्यूचर में जाके झांका ना, मैंने इस बच्चे की बहुत ज़्यादा इसके पास ज़िंदगी में कितना टाइम है उसको असेस किया। लेकिन मेरी प्रोफेशनल जजमेंट ने मुझे बताया कि जो इतना जज्बाती हो रहा होता है उसके साथ बहुत बुरी होती है। हाँ एक बच्चा आगे कैसे 3 पेपर दिए थे, तीनों निकल गए हैं, बड़ा दिल कर रहा है 4 पेपर रह गए हैं, क्वालिफिकेशन 1 ट्राई कर लूँ, 1 अटेम्प्ट में 4 पेपर। मैं कहूँ ज़रूर करो। अब प्रोफेशनल जजमेंट कह रही है कि जो अभी ताज़ा एक सक्सेस देख के आ रहा है वो मोटिवेटेड है और जिसको नज़र आ रहा है वो 6 महीने बचा सकता है, उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी ऐड हो जाएगी। तो कहते हैं कर लो लेकिन शदीद मेहनत ज़रूर करना। तो ये जो ओपिनियन दिया ये स्टैट्स पे नहीं दिया, ये एविडेंस पे नहीं दिया, ये किस बेस पे दिया है? प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे। कि वो बच्चा अब रिजल्ट से तीसरे दिन आगे कहता है सर आपको नहीं पता इस दफ़ा मैं कितना सीरियस हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे सीरियस लोग देखे हैं। ये 1 हफ्ते का जज्बात है, हफ्ते बाद तुम दोबारा से उसी तरह से ठंडे हो चुके होगे। तो ये वो प्रोफेशनल जजमेंट है जिससे आप लैकिंग एविडेंस, कोई चीज़ आपके पास नहीं भी है फिर भी आप एक राय कायम कर सकते हैं। तो ऑडिटर अपने नॉलेज की बेस पे, ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, ऑडिटर ने कई जगह जाके बहुत सारी जगह पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते देखी। तो जैसे ही वो किसी जगह एक चीज़ देखता है, एविडेंस मिले ना मिले, वो एक राय ज़रूर कायम कर लेता है। ये उसकी प्रोफेशनल जजमेंट है। तो प्रोफेशनल जजमेंट के ऑडिटर को क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या फ़ायदे आपको लग रहे हैं? उसको कोई बेवकूफ़ आराम से नहीं बना सकता, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेहतर रिलायबल होगी। और इंटरम ऑडिट के टाइम पे चीज़ों को शायद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से देख ले। जैसे हमने कहा था ना, कई दफ़ा बीच में भी आके ऑडिट शुरू कर देते हैं। और प्रोफेशनल जजमेंट को ऑडिटर के लिए इस्तेमाल अच्छी एडवाइस दे सकता है। जहाँ एविडेंस ना हो वहाँ खुद से सोच सकता है, और जहाँ एविडेंस हो एविडेंस की मजबूती को अपनी परसेप्शन से मैच करके भी समझ सकता है कि चीज़ें सही लग रही हैं या नहीं लग रही। और ऑल क्लियर? प्रोफेशनल जजमेंट। अब जैसे क्या होता है, पाकिस्तान के मैचेस चल रहे होते हैं, कोई वर्ल्ड कप चल रहा होता है, कुछ और,
3 मैच पाकिस्तान लगातार हार जाता है, उसके बाद ना आप लोग एक उम्मीद बना के बैठे होते हैं, सर अगर वो वाली टीम को यूं हरा दे, उन दोनों के मैच में बारिश हो जाए, उनके बल्ले लेके भाग जाएं, उस टीम को गोली मार दें, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तो उस टाइम पे तमाम टीचर कह रहे होते हैं यार को खुदा का खौफ करो, को अकल को हाथ मारो, इतने मौजूद एक साथ नहीं होते। 92 का वर्ल्ड कप नहीं है, पाकिस्तान जितने हादसाती तौर पर पहुँच गया था, और वो भी वो अल्लाह भला करे उस बारिश का जो बीच में आई, मतलब पाकिस्तान तकरीबन शायद 71 पे आउट हो चुका था और अगली टीम की बारी थी, बारिश हो गई। उस मैच का एक पॉइंट पाकिस्तान को आगे पहुंचा गया। तो ऐसे ऐसे उस वक्त तो मौजे हुए थे, रमज़ान चल रहा था, लोग भी नेक नियत होते थे, दुआ भी अच्छी करते थे, कप्तान भी बहुत ईमानदार था। लो मैंने कप्तान भी ईमानदार का, आपका हासा निकल गया, चलें खैर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल जजमेंट, अब जब आप ज़िंदगी में शायद पाकिस्तान की टीम को पहली दफ़ा उस मरहले पे आके देख रहे हैं, हम अपने बचपन से ही 92 वाले मौजज़ात को देखते हुए और उसके बाद से हमने इतनी दफ़ा सब कुछ देखा कि हमें पता है कि भाईजान इतने मौजे बस एक आध दफ़ा ही होते हैं, कोई एक आध सदी में उससे ज़्यादा दफ़ा नहीं होते। तो आप एंड तक एक्साइटेड होते हैं और पढ़ नहीं रहे होते, और हम एंड तक ठंडे हुए होते हैं और हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं और आप लोग गायब हुए होते हैं। तो वो प्रोफेशनल जजमेंट समझ आ रही है क्या होती है? ये मिलती है आपको एज के साथ, ये मिलती है आपको एक्सपीरियंस के साथ, ये मिलती है इंटरेक्शन के साथ, ये मिलती है पढ़ाई के साथ, ये मिलती है ट्रेनिंग के साथ। तो जैसे 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 लोग ग्रो करते जाते हैं प्रोफेशन में, उनका प्रोफेशनल जजमेंट स्ट्रांग होता चला जाता है। ये बात समझ आई? फिर इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, आपने जब भी ओपिनियन देना है ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस स्टैंडर्ड्स हमें सजेस्ट करते हैं। अब ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी ऑडिटर अपने ऑडिट के दौरान 2-3 कॉन्सेप्ट जो साथ लेके चल रहा होता है, उनमें से 3 का हमने जिक्र करना है। प्रोफेशनल जजमेंट हमें समझ आ गई, इसके यूजेस समझ आ गए। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आप जब तक ऑडिट एविडेंस अच्छी खासी क्वांटिटी में आपके पास ना हो और जब तक बड़ी अच्छी क्वालिटी का एविडेंस आपके पास ना हो, तब तक आपने राय कायम नहीं करनी। एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी। ऑडिटर सैंपल पे काम करता है ना। मैं अब सैंपल में क्लास में चलते चलते एक बच्चे से पूछूं, हाँ भाई आपको समझ आ रही है, अब वो बच्चा परेशान बैठा हुआ हो, उसको ताज़ा कोई मैसेज आया वो घर से कि वो घर में फलाना मसला बन गया है, आ जाओ ये चीज़ है, थोड़ा सा मदद की ज़रूरत है। अब टेंशन में बैठा हुआ, उसने कहा सर मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। तो मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ऑडिट वालों को क्लास समझ नहीं आ रही। ये सैंपल बड़ा छोटा है, इतने छोटे से सैंपल की बेस पे अगर पूरी क्लास के बारे में राय कायम करेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सैंपल ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, फिर क्वालिटी भी सैंपल की बेहतर होनी चाहिए। मैं 6 लोगों से पूछूं ऑडिट समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और ये 6 के 6 वो लोग हैं जो आज पहले दिन क्लास में आए हैं, उन्होंने सोचा पहले हफ्ते क्या करना होता है, आखिरी दिन चले जाएंगे, देखी जाएगी। उनको क्या समझ आना है बेचारों को कि हम जिन जिन बातों का बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो इसका मतलब है क्वांटिटी तो अच्छी थी लेकिन सैंपल एप्रोप्रिएट नहीं था। तो ऑडिटर जब ऑडिट एविडेंस हासिल करता है तो वो सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशिएंट इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट इज़ अ मेजर ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी वाइज भी। ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, हमारा एक स्टैंडर्ड IAS 500 चैप्टर 4 में जो थॉरोली इस टॉपिक को डिस्कस करें, हम वहाँ जाके बहुत इसे देखेंगे डिटेल से। दूसरी चीज़ समझ आ रही है, आप एविडेंस लेंगे तो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होगा तो आप ओपिनियन देंगे। अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं ऑडिट एविडेंस मिला तो आप मैनेजमेंट से कहेंगे हमें एविडेंस दे, ना मिले तो फिर आप ओपिनियन नहीं देंगे। आप फिर बताएंगे कि आपको चीज़ें जब मिल ही नहीं रही तो आप किस तरह से ओपिनियन दें। लेकिन ज़्यादा डिटेल से आगे जाके इस पर डिस्कशन है। तीसरी चीज़, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म ये C के साथ भी होता है, K के साथ भी होता है। तो आपको कहीं भी किताब में K के साथ लिखा नजर आए, C के साथ लिखा नजर आए, ये एक ही लफ्ज़ है जिसके 2 वर्जन है, वो ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के मसले। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये एक बड़ा यूनिक सा जार्गन है ऑडिटिंग की दुनिया का। इसका मतलब है कि आपने एक शकी एटीट्यूड के साथ रहना है, हर वक्त क्वेश्चनिंग माइंड के साथ रहना है, सवाल पूछते रहने हैं, आंखें बंद करके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करना। आपने हमेशा हर चीज़ को पूछना है, तहकीक करनी है, जानना है, समझना है और उसके बाद एक ओपिनियन बिल्ड करना है।
अगर क्लाइंट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे तो आपने फ़ौरन से उस पर यकीन नहीं कर लेना। अब वही वाली बात है कि आप लोग अचानक से किसी टीचर को क्लास बताते हैं, सर हमारे कप्तान ने ये कहा, या हमारे नवाज शरीफ ने ये कहा, या हमारे जरदारी ने ये कहा, अपने अपने लीडर के बारे में जब बताते हैं तो आप तो मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं। तो आप कहते हैं जब मेरे लीडर ने कह दिया तो कमाल बात है। टीचर बैठ के उसका जायज़ा लेना शुरू कर देता है, नहीं यार इस जुमले में ये मतलब हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आप कहते हैं सर क्या बात कर रहे हैं, आप फरिश्तों के ऊपर शक कर रहे हैं। टीचर स्केप्टिसिज्म कर रहा होता है, वो शख्सियत नहीं देखता, वो इंसान नहीं देखता, वो हालात देखता है, वाक़यात देखता है और सोचता है कि इस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो क्लाइंट का अगर एक बंदा, आप क्लाइंट में गए और क्लाइंट में जो है वो आपको दो बंदों से इन्फॉर्मेशन लेनी है। एक बंदे के बारे में पता है कि वो बेनमाजी है और बड़ा फजूल सा इंसान है अपनी ज़िंदगी में, एक उससे हमें एविडेंस मिलना है, और एक एविडेंस मिलना है हमें बहुत ही नेक मुत्तकी परहेज़गार हाजी आदमी है, नमाज का पाबंद है, माथे पे मेहराब है, टखने तक शलवार चढ़ी हुई है, सर पे नमाज की टोपी है, नूर ही नूर उसके चेहरे पे बरस रहा है। उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जैसी उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपने उसे चूमा, फाइल में लगाया, और जब आपके सीनियर ने कहा कि इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई तो करो, आपने कहा यार क्या बात करते हो, मैं रूहानी इंसान से ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, मैं सोच ही नहीं सकता, मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि वो बंदा कभी अकाउंट्स में कोई गड़बड़ करेगा। क्या ऑडिटर को ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर को थानेदार वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, जो हर वक्त शक करता है। जो बंदा FIR दर्ज कराने जाता है सबसे पहले तो उसी से तफ्तीश शुरू कर देता है। क्या आप कहते हैं मेरी गाड़ी चोरी हुई है, तो कहता है काका तू तो नहीं चकवाई, पहली कहानी इंश्योरेंस तो नहीं थी, ये तो वो जो बेचारा रिपोर्ट दर्ज कराने गया होता है वही फंस जाता है कि सबसे पहले तो तहकीक वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये अज्यूम नहीं करेंगे कि सामने वाला बंदा शरीफ लग रहा है या बदमाश लग रहा है, वो देखेंगे कि एविडेंस क्या कहता है। तो ऑडिटर भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मुजाहरा करेगा। क्लाइंट से मिली हुई कोई भी इंफॉर्मेशन आंखें बंद करके आपने नहीं देख लेनी, आपने उसे देखना है, आपने समझना है, उसको प्रूव करना है, उसकी तहकीक करनी है, उस पर सवाल पूछने हैं, और जब आप मुतमईन हो तब आपने उसको एक हकीकत के तौर पे कहना है, रादर देन कि एक बंदे की आई हुई स्टेटमेंट पे आप जज्बाती होकर कहते हैं कि क्या ज़बरदस्त बात कर दी है इसने। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड ऑडिटर की कैसे हेल्प कर सकता है? क्या हेल्प करेगा जी? रियलिटीज चेक रहेगा, वो रियलिटी को ज़्यादा देखेगा। कोई मिसस्टेटमेंट होगी तो इन्वेस्टिगेट करना आसान होगा, फ्रॉड की आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगी। आसानी से भरोसा नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि वो अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा रादर देन इंसानों पे। और जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो अलर्ट रहेगा, उसे पता है कि मैं चेहरे पे शराफत सजा के आके इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये तो हकाइक पे चलता है। इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, बाइस्ड नहीं होगी, वरना क्या होता है आप बाइस हो जाते हैं। इंसान का प्रॉब्लम ये है कि इंसान को पहले एक शख्सियत की कोई चीज़ अच्छी लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शख्सियत का गर्विदा होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल आपको अपने सियासी लीडर की कोई बात बड़ी अच्छी लगी और वो इतनी अच्छी लगती चली गई कि उसके बाद आपने मान लिया कि ये जो कहता होगा सही कहता होगा, तो कुछ उसकी गलत पॉलिसियाँ भी जो होंगी वो आपको सही लगना शुरू हो जाएंगी। ये एक एडवोकेसी थ्रेट कहलाता है कि आप जिसको समझते हैं चाहते हैं फिर आपको वो बिल्कुल ठीक लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर स्केप्टिक होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना आप एक क्लाइंट के पास गए, 3 दफ़ा इन्फॉर्मेशन ली, तीनों दफ़ा सच्ची निकली, तो चौथी दफ़ा खामखा अज्यूम करेंगे कि वो सच्ची इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वो 3 दफ़ा भरोसा करने के बाद चौथी दफ़ा लगाएगा टीका, वो उस दफ़ा धोखा करेगा। जैसे अगर आप किसी मैकेनिक के पास जो है वो अगर बाइक वगैरह लेके जाएं, पहली दफ़ा एक नया मैकेनिक है, बड़ा दिल से बड़ा अच्छा काम करेगा और थोड़े से पैसे मांगेगा। आप कहेंगे यार कितना अच्छा आदमी है, मैं जिसके पास जाता था वो तो थोड़े से काम के इतने पैसे लेता था, ये तो बहुत ईमानदार नेक आदमी है, 3-4 घंटे इसने लगाए हैं, इतना काम किया और पैसे थोड़े से लिए। भरोसा आ गया, वो अगली दफ़ा ये सारा आपसे वसूल करेगा। जब आप भरोसे में आके उसे काम करवाएंगे तो वो फिर उस टाइम पे छोटी छोटी सी चीज़ों के अच्छे खासे पैसे बना देगा। तो ऑडिटर इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनता। जब वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू चल रहा होता है तो वो आंखें बंद करके यकीन नहीं करता, वो हर वक्त पूछता है, सवाल करता है, जानने की कोशिश करता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी ऑडिट कैसे होता है, अभी हमने पूरा ऑडिट तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने कहना है ऑडिट ऐसे होता है कि पहले ऑडिटर आता है, वो देखता है कंपनी वाले कैसे हैं, वो एथिक्स को फॉलो करता है,
वो प्रोफेशनल जजमेंट को फॉलो करता है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करता है, वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करता है और इन सारी चीज़ों के बाद वो एक ऑडिट रिपोर्ट देता है। तो ये छोटे छोटे से जार्गन्स हैं ऑडिट की दुनिया के जो हमें पता होने चाहिए। प्रोफेशनल जजमेंट समझ आ रहा है, ये एविडेंस का अल्टरनेट भी और एविडेंस को कंप्लीमेंट भी करता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये एटीट्यूड है, ऑडिटर का एक बिहेवियर है, एक रवैया है कि उसने फ़ौरन से आंखें बंद करके यकीन नहीं करना, जब तक चीज़ें अच्छी तरह से समझ ना ले, तहकीक ना कर ले, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आई? कोई कन्फ्यूजन? हमने ये जो तीनों तरह के कॉन्सेप्ट देखे हैं इसमें, किताब से थोड़ी सी इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर इंग्लिश तो दिखाई नहीं थी। थोड़ी सी इंग्लिश देख लेते हैं, कुछ इंग्लिश आपके लिए छोड़ देते हैं, कुछ इंग्लिश मैं बता देता हूँ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड है। बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। उन कंडीशंस के लिए अलर्ट रहें कि जहां आपको लग सकता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है ड्यू टू एरर या फ्रॉड। क्रिटिकल असेसमेंट करना है अपना ऑडिट एविडेंस का, हमेशा तनकीदी जायज़ा लेना है, हमेशा देखना है कि उसमें कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, हर वक्त अलर्ट रहना है, मिस स्टेटमेंट का खदशा हर जगह मौजूद है, जहन में रखना है, और एक क्रिटिकल असेसमेंट करनी है ऑडिट एविडेंस। तो पेपर में सिनेरियो आ सकता है, वो कहेंगे जी एक ऑडिट टीम एक जगह गई, एक जूनियर वहाँ पे गया, उस जूनियर ने बताया कि जी क्लाइंट से मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो अच्छी है और पिछले साल में भी इस क्लाइंट ने हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो अब हम इसकी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा डिटेल से नहीं चेक करें क्योंकि गुमान यही है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी ही जमा कराता है। तो आप तड़प कहेंगे कि नहीं भाई, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, तुम्हें क्लाइंट पे ओवर रिलायंस नहीं करना, क्वेश्चनिंग माइंड रखो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको पूछो, तहकीक करो, उसके बाद उसके ऊपर भरोसा करो। प्रोफेशनल जजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वो जो आपको नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिला आप उसको अप्लाई करें विद इन कॉन्टेक्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। आपको जो नॉलेज एक्सपीरियंस मिला है वो प्लस आपको जो स्टैंडर्ड्स ने बताया है उन दोनों को जोड़ें इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें अबाउट द कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में क्या डिसीजन लेना है वो बेहतर ले सकेंगे जब आप अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और जो आपने पढ़ाई की है उन दोनों को जोड़ के अप्लाई करेंगे। तो जो आपकी पढ़ाई, एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें हैं, इसको जोड़ के जब आप अप्लाई करते हैं तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ऑडिटर जितना मैच्योर होता चला जाता है उसकी प्रोफेशनल जजमेंट उतनी बेहतर होती चली जाती है। क्लाइंट से पहली मीटिंग में ही वो असेस कर लेता है कि कौन कौन सी जगह पे इन लोगों ने 2 नंबरी की होगी, ये किस किस्म के क्लाइंट और ये किस किस्म की चालाकी सोच रहे हैं। शायद क्लाइंट ने पहली दफ़ा ऐसी चालाकी सोची हो और ये भाई साहब ने 6 जगह इसी तरह का चालाक इंसान देखा हुआ हो। तीसरा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी मेजर ऑफ क्वांटिटी है और एप्रोप्रिएटनेस मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, कि वो क्वालिटी कैसी है, वो रेलेवेंट कितना है, वो रिलायबल कितना, आप इसको देखेंगे। फिर क्योंकि फिर आप लोगों ने कहना है कि सर हमें इंग्लिश पूरी नहीं दिखाई थी, तो मैं एक छोटी सी और चीज़ आपको दिखा दूं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर देख रहे हैं? ऑडिटर के 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो रीजनेबल एश्योरेंस लेके क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल में स्टेटमेंट से पाक है, और दूसरा रिपोर्ट करे। ये बात आपको पहले से पता है कि उसने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी होती है, रिपोर्ट तो इसको इग्नोर करते हैं। ISA 200 कहता है, अब ये जो बेसिक्स ऑफ ऑडिट है ये एक स्टैंडर्ड ISA 200 जिसके बस थोड़ा सा ही पोर्शन हमारे सिलेबस में है। ISA 200 रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि वो क्या करे। नंबर 1 वो कंप्लाई करे सारे ISA को जो उस ऑडिट में, दूसरा वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करे, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करे, तीसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखाए, चौथा प्रोफेशनल जजमेंट दिखाए, पांचवा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल करे। तो जस्ट ये एक छोटा सा एक उन्होंने वो बताया कि आपने क्या करना है, फिर आगे बॉक्स में इन तीनों के बारे में बताया गया क्या है, और फिर नीचे इनके एग्जाम्पल और यूजेज हैं जो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अब आप भी पढ़ें। सबसे नीचे एक एरिया आ रहा है स्कोप ऑफ ऑडिट, इस पे ट्यूटर नोट डला हुआ है कि ऑडिट को मच डिटेल में पढ़ने के बाद ये आगे पढ़ेंगे तो थोड़ी इसकी समझ थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर आती है। ये है इसी चैप्टर का हिस्सा, लेकिन हम अभी इसको आइडियली नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा आगे चल के ज़रा चीज़ें कवर करके आएँ, तो आप इस पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये आज इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है।
अगर ये हैंड आउट वही हैं जो सबके पास हैं, ठीक हो गया। तो फिर अब क्या करना है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि कल हंगामी तौर पे अचानक से टेस्ट दे दिया जाए। ऑप्शन नंबर 2, कल थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली जाए और मंडे को टेस्ट दे दिया जाए। डेमोक्रेसी इज द टेस्ट, तो इन एनी केस बीच में आना ही है ना, वो तो राइटिंग आपकी। और क्या बीच में एक ड्राफ्टिंग सेशन ऐड करना है, पहला इनिशियल, ठीक है जी। ज़रा थोड़ा सा आगाज़ तो हो, थोड़ा सा आपको ऑडिट का एक आइडिया तो दिया जाए, उससे मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मेरा फोकस टोटल होगा कंटेंट समझाने के ऊपर। तो ऐसे में मैं बार बार ये नहीं बता रहा हूँ कि IK अपने पास पेपर में इतनी दफ़ा सवाल इस टॉपिक के बनाए, इस टॉपिक के बनाए, लेकिन जो ड्राफ्टिंग सेशंस हैं दैट आर डिज़ाइन के, जिसमें है कि हाँ भाई इससे फॉर एग्जांपल हो सकता है कल अगर हम ड्राफ्टिंग सेशन की बात करें तो सर उसामा आपको बताएं कि जी इंट्रोडक्शन टू IFAC IESB सर तो बड़े जोश में पढ़ाते गए हैं, IK अपने 20 साल से सवाल ही नहीं पूछा। तो आप कहेंगे यार ये वाला टीचर चौकस है, ये जो है ना ये बता रहा है कि अब क्या खेलना कितना है, वो तो जज्बाती हो गया, मैं पूरी स्टोरियाँ सुना गए। तो असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ कंटेंट पे फोकस रखूँ, आपको अच्छी तरह से ईमानदारी से सब समझाऊँ, और ड्राफ्टिंग पहले ना हो, ड्राफ्टिंग बाद में हो, ताकि आप पहले सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ें, फिर आप समझें कि उसमें से IK का फोकस क्या है, आप समझें कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, उनको किस तरह से लेके चलना है। लेकिन चूंकि अभी जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी हद तक नॉलेज बेस है, तो कल का ड्राफ्टिंग का एक बड़ा मासूम सा सेशन होना है। लेकिन जब हम कंपनी लॉ की तरफ आएंगे तो फिर उसका ड्राफ्टिंग सेशन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक जो आवाज़ सामने से आई, तो कल एक मासूम सा ड्राफ्टिंग सेशन और मंडे को एक मासूम सा टेस्ट। अगर टेस्ट छोटा बनाया तो टेस्ट आधा टाइम रखेंगे और आधा टाइम क्लास कर लेंगे। लेकिन अगर ड्राफ्टिंग के सेशन में आप लोगों ने तूफ़ानी परफॉर्मेंस दिखा दी और लगा कि ये बच्चे तो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब जो है ना टेस्ट होना चाहिए तगड़ा, तो फिर टेस्ट थोड़ा सा तगड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।